आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास शो शख्सियत दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। और मैं हूँ सुमेधा। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उनका परिचय कुछ शब्दों में देना बहुत मुश्किल है। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वन्य प्राणी संरक्षक हैं। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास शो में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि पहला प्यार आपका पत्रकारिता, तो कैसे आप पत्रकारिता में आए? बाय लक, बाय चांस, एक्सीडेंटली, क्या बोल सकते हैं हम इसे? हाँ, बहुत अच्छा शब्द चुना है आपने। एक्सीडेंटली मतलब ऐसे कोई दुर्घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं अपने आप को आजकल एक नया फैशनेबल वो हो गया है, तो वो मैं एक दो इंटरव्यू में पहले भी कहा है कि मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। मतलब अचानक मैं पत्रकारिता में आ गया। ऐसा मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी कि मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया और उसके बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र को चुनकर मैं यहाँ पर आया, क्योंकि जिस समय मैं पत्रकारिता में आया उसको भी अब लगभग 35 साल पुरानी बात है। तो उस ज़माने में हम जब स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो कुछ हमारे साथियों ने निश्चित रूप से दिमाग बना रखा था, लेकिन वो समय ऐसा था कि लोग डॉक्टर्स बनते थे, इंजीनियर बनते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनते थे, कंपनी सेक्रेटरी बनते थे। इस तरीके के प्रोफेशनल चीज़ों में लोगों की मतलब जो छात्र जीवन जो होता था, वैसे लोग कुछ बहुत होशियार साथी थे मेरे, जो लोग आगे तक पहुंच गए। लेकिन मैं मराठी मिडिल क्लास का वो हूँ, आज भी वैसे ही हूँ। तो उन घरों में यही होता था कि नौकरी करना है तो आप कहीं ना, तो इसलिए मेरी माताजी ने मेरे को कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब ICWA करने के लिए पूना भेजने का निर्णय किया। तो मैं पूना में जाके पढ़ा, पुणे में। वहाँ से वापस आया। इंदौर का रहने वाला हूँ मैं, पुराना। वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि उस समय ऐसा था, 1981-82 की बात है कि एशियन गेम्स दिल्ली में होने वाले थे। मैं खुद स्वयं खिलाड़ी था, मैं राष्ट्रीय खो खो प्लेयर रहा हूँ, मैं एथलेटिक्स में मेरा। जी सर, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी होगा कि आपने स्पोर्ट्स कब से शुरू किया और कौन सा खेल है जिसमें आपकी रुचि रही है? 1970 के दशक में मैं एक हैप्पी वंडर्स नाम का एक बहुत बेहतर क्लब, बहुत अच्छा क्लब था यहाँ पर, जहाँ मैं रहता था इंदौर में, स्नेहलतागंज में। उसके पास में था चिवन बाग मैदान। सर, आज भी वो अस्तित्व में है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहाँ के जो संस्थापक लोग थे वो सारे महाराष्ट्रियन लोग थे। हम उनको दादा कहते थे, कुलकर्णी दादा, पत्की साहब, तारे दादा, लक्कड़ दादा, उर्ध्वरेश दादा जो हैप्पी वंडर्स के अध्यक्ष थे, अभी भी हैं वो। कुछ लोग तो नहीं रहे उनमें से, लेकिन उर्ध्वरेश साहब अभी भी है, लक्कड़ साहब है, सोमन साहब है। इन लोगों ने साइकिल पर आते थे। इन लोगों ने बच्चों को खेल के जरिए अनुशासन सिखाने के हिसाब से हैप्पी वंडर्स क्लब की स्थापना 1964 में की थी। और उसके आसपास के जो लोग थे, जहाँ क्लब का मैदान था, उसके आसपास रामबाग, नारायण बाग, जती कॉलोनी, गंजी कंपाउंड, स्नेहलतागंज, जेल रोड, यहाँ से लड़के लड़कियाँ उस क्लब पे खेलने जाते थे। तो हमारे को भी बचपन में खेलने के, उस समय टेलीविज़न नहीं होता था, एक बहुत अच्छी बात थी। टेलीविज़न पे ही मैं कह रहा हूँ कि टेलीविज़न होने के कारण आजकल बच्चे मैदान से बहुत दूर भाग रहे हैं। तो उसके कारण हम खेल में हमारी रुचि हुई, खेल में। उसके बाद जब खिलाड़ी ये का जीवन ख़त्म समाप्त हो गया, कॉलेजेस में आ गए, तो भी खेल के प्रति मेरी रुचि बनी रही। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ऐसा नौकरी के लिए जब वो समय आया, तो उस समय एशियन गेम्स दिल्ली में होने वाले थे, उसकी काफ़ी बात हो रही थी। 1980 के आगे हुए, 1982 में खेल, तो उस समय वो देखने के लिए जाने की मेरी इच्छा थी। तो फिर मेरे को एक मराठी बम्बई के एक मैगज़ीन ने कहा कि आप हमारे लिए वो करिए। लेकिन मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं था एशियन गेम्स का, लेकिन मैं दिल्ली गया, कुछ मैचेस देखी। वो ऐसा था कि उस समय फाइनल में पाकिस्तान जीत गया था हॉकी के। तो भारत की इंदौर के ही गोलकीपर मीर रंजन नेगी थे गोलकीपर भारत की तरफ से। तो वो उस समय की पूरा, तो मैं वहाँ से मतलब उसको मैं अधूरा नहीं कहना चाहता यहाँ पर, लेकिन उसके कारण मेरा खेल के प्रति आकर्षण और बढ़ गया। तो मैंने कहा कि इसमें कुछ किया जा सकता है क्या, लेकिन कुछ ऐसा ध्यान में नहीं था कि नई दुनिया उस समय का प्रमुख अखबार था, इंदौर में दैनिक भास्कर था भी नहीं।
दैनिक भास्कर का नाम भी नहीं था उस समय इतना ज़्यादा, नई दुनिया ही हम पढ़कर बड़े हुए। नई दुनिया में खेल की पत्रकारिता काफ़ी होती थी, तो वो पढ़ के, तो उस दौरान इंदौर में एक बम्बई का अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल ने अपना संस्करण शुरू करने की घोषणा की। तो और उन्होंने फिर उसकी वांट्स निकाली, विज्ञापन आया, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा कि ये अच्छा वो है, अंग्रेजी का वो था, मैं अंग्रेजी पढ़ने गया था। तो मैं जो ICWA करने गया पूना में, वो मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि वो तो पूरा कर नहीं पाया मैं, वो छोड़ के आ गया। लेकिन उसके कारण मेरी अंग्रेजी सुधर गई। मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र था, तो थोड़ी सी अंग्रेजी पूना में जाके सुधरी भी और फिर उसमें और मेहनत करी। तो फिर अंग्रेजी पत्रकारिता में मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में फ्री प्रेस जर्नल मैंने ज्वाइन किया। जी, मतलब अगर यहाँ कहें कि पत्रकारिता में आने के पीछे स्पोर्ट्स एक बहुत प्रमुख माध्यम रहा और आपने लंबे समय तक खेल पत्रकारिता करी। बहुत साल तक मैंने खेल पत्रकारिता करी और करीब 12-15 साल तक। और उसके बाद उसी दौरान मेरे को 1992 का विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा या वर्ल्ड कप क्रिकेट चैंपियनशिप जिसको कहते हैं, बेंसन एंड हेजेस ने जो स्पॉन्सर की थी, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुई थी 1992 में। वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ गया तो वहाँ और नई नई चीज़ें सीखने को मिली। और उसी दौरान क्रिकेट के जिसको भीष्म पितामह कहते हैं, उनको सर डोनाल्ड ब्रैडमन को उनके घर पर जाके मेरे को मिलने का जिसको कहते हैं मौका मिला। मेरे साथ में इंदौर के दूसरे खेल पत्रकार श्री अशोक कुमट थे और दिल्ली के एक बहुत बड़े संपादक वो भी इंदौर के थे, प्रभाष जोशी जी, क्रिकेट में उनका भयंकर प्रेम था। सर, आपने 4 बार आपको वर्ल्ड कप कवर करने का मौका मिला, तो ये आप मानते हैं जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से है? देखिए, इसको उपलब्धि के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन अब चूंकि खेल पत्रकारिता मेरा पेशा था तो मेरे को ये सारी चीज़ें करना ही थी। हालांकि मेरे को इंटरेस्ट ये था कि एथलेटिक्स में भी मैं वो देखूँ, मुक्केबाजी देखूँ, मतलब बॉक्सिंग का वो करूँ, बैडमिंटन करूँ। तो इंदौर में उस ज़माने में टेबल टेनिस की बहुत प्रतियोगिताएं होती थी, वो भी कवर करने का मौका मिला। तो सिर्फ ऐसा खेल पत्रकारिता ये एक अपने आप में एक अलग जिसको कहते हैं कला है या इसका साइंस है, या मतलब राइटिंग स्पोर्ट्स, या यदि आप मेरे से पूछेंगे, यदि आपने नहीं भी पूछा तो मैं बताना चाहूँगा युवा पत्रकारों के लिए भी कि पत्रकारिता, लोगों को लगता है कि मीडिया आजकल बहुत ग्लैमरस हो गया है। यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल बनता है कि इतने वर्षों में आपको क्या परिवर्तन लगता है, युवा पीढ़ी को आप क्या इसमें संदेश भी देना चाहेंगे कि पत्रकारिता क्या है और इस बदलाव को हमें किस तरह से स्वीकार करना चाहिए? नहीं, देखिए, बदलाव ये तो जीवन का एक आवश्यक अंग है। हर क्षेत्र में बदलाव आता ही है कुछ वर्षों में। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तकनीक बदल रही है, तो उसके हिसाब से पत्रकारिता बदल रही है। पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि भारत में ही टेलीविज़न करीब 60-70 साल पहले आया। उसके पहले टेलीविज़न नहीं था, उसके पहले प्रिंट मीडियम था। लेकिन पत्रकारों के लिए ये तो मैं जो कह रहा था कि खेल पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा की चुनौती रहती है कि छोटे जगहों पर कि मेरे को क्रिकेट भी कवर करना पड़ता था, हॉकी भी कवर करना पड़ती थी, खो खो कवर करना पड़ता था, बैडमिंटन। तो इसके नियम यदि आपको मालूम नहीं है, इसकी भाषा मालूम नहीं है आपको, तो आप वो कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि बहुत मेहनत करना पड़ती थी, आज भी करना पड़ती है। तो मेरा आपका जो प्रश्न था कि युवा पत्रकारों के लिए या बदलाव को आप कैसे देखते हैं, तो निश्चित बात है कि पत्रकारिता में मेहनत करना पड़ती है, पढ़ाई लिखाई खूब पढ़ना पड़ती है। बिना जब पढ़े लिखे आप यदि कुछ लिखने लग जाएंगे तो आज लोगों के पास में बहुत ज्ञान है, तो वो आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे, तो उसमें क्या इनएक्यूरेसीज आ जाती है। कई बार मैं आपको बताऊं, मैं वन्य प्राणी की आपने बात करी, उसके क्षेत्र में काम करता हूं। अभी एक देश के बहुत बड़े मीडिया हाउस ने या टेलीविज़न चैनल ने ये बता दिया कि चीता मारा गया और बाघ का फ़ोटो दिखा रहे हैं। वो हमारे भारत में चीता है ही नहीं कई वर्षों से, तो चीता कहाँ से आ गया? तो इतनी बड़ी बड़ी चैनल्स भी इस तरीके से या बड़े पत्रकार भी ऐसी चूक कर बैठते हैं। तो इसलिए ज्ञान होना, उस पर काम करना और अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज को और अपने ट्रेनिंग के जरिए बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आज के पत्रकार शायद कम कर पा रहे हैं। किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, अलग अलग अपनी स्किल्स बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसके कारण फिर गलत जानकारियाँ समाज में। लंबे समय तक खेल जगत में आप काम करते रहे और अभी MPCA के आप पिछले साल अध्यक्ष बने, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ मैं, कि मैंने कोई जर्नलिज्म का या पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया और मैंने ये नहीं सोचा था पत्रकार बनूंगा, लेकिन मैं बन गया। वैसे ही 2019 में जब मेरे को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, जो उसके पूर्व अध्यक्ष थे, कि आपको अध्यक्ष बनना है और उसके लिए चुनाव के लिए तैयारी करिए, तो मैं एकदम अचानक बहुत चक्कर रह गया कि मैंने ये कैसे हो गया। मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का साधारण सदस्य था और मेरे को क्रिकेट प्रशासन में जाने की कोई इच्छा नहीं थी।
लेकिन लोढ़ा कमेटी आ गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, बहुत नई नई ऐसी परिस्थितियाँ उस समय ऐसी पैदा हो गई कि जो यहाँ के जो संचालक थे, यहाँ के जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो चलाने वाले लोग थे, संजय जगदाले जी, सिंधिया जी, महेंद्र सेठिया जी, दिलीप छुटकर जी, मिलिंद कनबड़ीकर, इन सब लोगों ने कहा कि आपको वो करना है। और मैं इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी ये नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन मैं अनअपोज्ड या यूनानिमस अध्यक्ष चुना गया मैं, ये मेरे को भी अपने आप में विश्वास नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पहले चुनाव होते थे, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लड़े, कैलाश विजयवर्गीय जी को उन्होंने 2 बार चुनाव में हराया, बहुत कशमकश वाला चुनाव रहा। और मेरे समय में ऐसी कोई स्थितियाँ बनी कि मेरे सामने कोई आया नहीं। कैसा चल रहा है साल भर से ये सब? अच्छा चल रहा है। कल ही हमने कुछ मीटिंग करी, अभी कुछ ही दिन पहले हमने मीटिंग करी है, तो अब हम उसे पिछले दो मतलब हमारे कार्यकाल में हमने 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस करे, एक टेस्ट मैच किया, एक T20 किया, और उसके कारण कोई ऐसी विशेष प्लान? अब देखिए, अब कोरोना ख़त्म होने के बाद में क्या स्थितियाँ बनती है उसके आधार पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि IPL भी भारत के बाहर ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं थी, बिना स्पेक्टेटर्स के उन्होंने वो किए, मतलब बिना दर्शकों के। तो क्रिकेट में तो काम करेंगे, क्रिकेट में कंटिन्यूसली काम चलता है, लेकिन अब ये कोरोना किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, उसकी स्थितियाँ जो होंगी उसके आधार पे मुझे लगता है कि हम डिसीजंस लेंगे। जी, अब यहाँ खेल जगत की बात हो गई, अब मैं आपको यहाँ पर बताना नहीं, कुछ दिखाना चाहूँगी। आप सर के कोट पर देख सकते हैं एक चिड़िया बनी हुई है, तो इस चिड़िया का अर्थ ये है कि इनका पक्षियों के प्रति प्रेम। तो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंदौर का सिरपुर तालाब बचाने के लिए सर ने अपने साथियों के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की है, और उसी का परिणाम है कि आज सिरपुर तालाब अस्तित्व में नज़र आ रहा है। तो सर, कैसे पक्षी प्रेम आप में कैसे जागा, पर्यावरण प्रेम कैसे जागा, और इसके लिए आपने क्या क्या काम किए? देखिए, जैसा आपने पहले कहा था कि पहले आपका पहला प्यार क्या था, पहला प्रेम क्या था, तो पहला प्रेम निश्चित रूप से मेरा पत्रकारिता था, लेकिन उसमें भी खेल पत्रकारिता था। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदलती गई। अब मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो पक्षियों की तरफ आकृष्ट होने के लिए या सिरपुर तालाब बचाने के लिए मेरे को यदि किसी ने प्रेरणा दी तो वो हमारे वरिष्ठ मित्र श्री भालू मोंडे हैं, जो नेचर फोटोग्राफर्स थे, वो कई वर्षों से कान्हा जा रहे थे। उन्होंने वो विदेश में रहे, जर्मनी में रहे, इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, और उन्होंने वहाँ से आने के बाद यहाँ देखा कि वो फोटोग्राफ़र थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है, तो उन्होंने आसपास की जगह देखी, पुराने व्यक्ति हैं, तो इंदौर में उन्होंने सिरपुर तालाब को देखा, तो वहाँ उन्होंने देखा कि लोग पेड़ काट रहे हैं, लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, लोग वहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तालाब है और उसके आसपास की जो बसाहट है उसको बहुत गंदा कर रहे हैं। तो एक दिन वो मेरे फ्री प्रेस के ऑफिस में आए कि भाई को आप लोग कुछ करिए। तो मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, मैंने कहा मैंने तो सिरपुर तालाब देखा नहीं है, सुना है लेकिन मैं कभी गया नहीं हूँ। तो एक दिन हम गए वहाँ पर, हमने देखा कि अरे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो वो अकेले जाते थे तो लोग उनके ऊपर झगड़ा करते थे, मच्छी मारने वाले लोग या पेड़ काट रहे हैं, दाल बाफले की पार्टियाँ हो रही है, मंदिर बना रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं सब कुछ। तो हम लोगों को लगा कि ये कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम इस तरफ आकृष्ट हुए। फिर हमने एक नेचर वॉलंटियर्स नाम की संस्था बनाई, हमारी जेब से पैसे खर्च करके। हमने कहा कि ये तालाब को बचाने का एक बहुत बड़ा, तो तालाब बचाना, वेटलैंड को ये बचाना, ये इसका भी एक साइंस है, इसका भी विज्ञान है। हमको नहीं मालूम था। वो धीरे धीरे काम करते करते खूब कर रहा हूँ। उसके बाद हमने बर्ड्स ऑफ इंदौर नाम की एक किताब निकाली है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो दूंगा मैं आपको। और वो बर्ड्स ऑफ इंदौर में 270 नए अलग अलग पक्षी जो इंदौर में रहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड जो वहाँ से प्रवासी पक्षी वो रहते, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया हमने। और हमने ये बताने का प्रयास किया कि इंदौर शहर में यद्यपि बाग बगीचे कम हो रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, फिर भी पक्षी यहाँ पर हैं, तो उन पक्षियों की चिंता करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये काम हम पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। इस संवेदनशीलता के कारण ही आज पक्षी अस्तित्व में नजर आ रहे हैं। अब हम सर की कुछ और व्यक्तिगत जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सर का जन्म इंदौर में ही हुआ है। मेरा जन्म बम्बई में हुआ, लेकिन मैं इंदौर का ही अपने आप को कहलाना पसंद करता हूँ। अब मैं इंदौर में रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं इंदौर का ही हूँ। इंदौर से तो आपको कितना अभी भी लगाव? खूब लगाव है। मतलब इंदौर छोड़ के मेरे को 27-28 साल हो गए। मैंने विश्व घूमा है, मेक्सिको गया, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, पर वहाँ से भी मैं हर महीने लगभग इंदौर आ ही जाता हूँ किसी ना किसी कारण से। उसके कारण है कि मेरे यहाँ पर काम बहुत है, मेरा घर यहाँ पर था। मेरे जो दादाजी थे वो होलकर स्ट्रीट के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने यहाँ पर मराठी साहित्य सम्मेलन। सर, आपका बचपन यहाँ पर बीता है, एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन परिवार से आप ताल्लुक रखते थे, तो कैसे आपने संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, तो आप इसको, संघर्ष को आप कैसे परिभाषित करेंगे?
देखिए, संघर्ष तो एक ऐसी चीज़ भी है कि जिसमें संघर्ष में कुछ आनंद भी आता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में ही जीवन है। बिना कोई मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं हुआ। अब उसको उस संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना, उस चुनौतियों का सामना करना, ये भी अपने आप में कितना दम है ये दिखाता है। और आप उसके साथ में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ दिक्कतें हुई जीवन में, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी बहुत जल्दी शांत हो गए थे। उनका निधन बहुत जल्दी हो गया था। मतलब मैं कॉलेज में था, मैं पत्रकारिता में आया ही था और 1983 के आसपास उनका निधन हो गया। तो मेरी जो प्रगति थी या मेरा जो वो था वो देख नहीं पाए, इसका मेरे को दुख तो है ही। हम और मेरे चूँकि दादाजी, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़े काम किए, बोजांगेट मार्केट और बहुत उस समय के जो सिविल वर्क थे वो सब उन्होंने किए। उन्होंने बहुत सुंदर घर बनाया था इंदौर में, बहुत बड़ा। उसी में हम रहते थे, हमारा बचपन उसमें गया। मैं बालविनय मंदिर नाम की जो सरकारी स्कूल है, जो उसमें पढ़ा, हाँ, एक्सीलेंस स्कूल में है, तो वो उसके प्रति हमारे को बहुत गर्व है। और आज जो मिड डे मील्स वगैरह की बात होती है, हम जब 60 के दशक में उस स्कूल में थे, बालविनय मंदिर में, उसमें उस समय स्टील की थालियों में बहुत बेहतरीन खाना स्कूल की प्रशासन और हमारी जो बड़ी टीचर थी मैत्री पद्मनाभन जो प्रिंसिपल थी, वो उनके नेतृत्व में ये सब होता था। तो उसकी यादें आज भी हम, और इंदौर के प्रशासनिक क्षेत्र में या मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग हैं, हाई कोर्ट जजेस वगैरह, जो उस स्कूल से निकले हैं। तो उस स्कूल ने जो हमारे को फाउंडेशन दिया है, जो हमारा जो बेस बनाया, उसके कारण आज हम यहाँ तक आए। सर, इंदौर की कोई ऐसी यादें आपके दिल में हमेशा ताज़ा रहती, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हैं इंदौर की? क्योंकि उस दौर में आप भी अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते होंगे इंदौर में। हाँ, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आज मैं कार में घूमता हूँ, ड्राइवर रहता है, सब कुछ रहता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं साइकिल पर इंदौर में घूमता था, और साइकिल पर हम स्कूल के ज़माने में, बारिश आती थी, कृष्णपुरा के पुल पे तो अब कभी पानी नहीं आया। उस ज़माने में कृष्णपुरा के पुल पे, जूनी इंदौर के उसमें बहुत बारिश होती थी। हम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में हम जाते थे साइकिल पे से, तो हम पानी में से वो करके जाते थे। भयंकर बारिश हुई, मैं और मेरे दोस्त एक सुनील शुक्ला, उनके साथ में हम उसको स्कूल कॉलेज में गए। कॉलेज बंद हो गया था पर हमको मालूम नहीं था, लेकिन हम पानी में से निकल कर वो जूनी इंदौर के वहाँ से नंदलालपुरा के वहाँ से जाते थे, क्योंकि वो जूनी इंदौर में रहते थे। तो हमने इंदौर का वो भी समय देखा है कि इंदौर शहर बहुत अलग था आज के जैसा। खान पान की जिसके लिए लोग कहते हैं कि इंदौर उसके लिए प्रसिद्ध है, मान लिया मैंने। वो उस समय सराफा था, छप्पन दुकान वगैरह नहीं थी। लेकिन इंदौर की अपनी पहचान भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में है। इंदौर से पहला क्रिकेट का कप्तान इंदौर से निकला, CK नायडू लेट। इंदौर लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली मानी जाती है। सर, लता मंगेशकर जी का आपने यहाँ जिक्र किया है, तो मुझे थोड़ा सा संगीत के बारे में ज़रूर एक सवाल बनता है कि आपके शास्त्रीय संगीत में भी आपकी रुचि है। तो क्या आप गाना पसंद करते हैं या सुनना पसंद करते हैं? सुनना पसंद करता हूँ, गाना तो नहीं आता है मेरे को। तो पर मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक में भी, और आप देखिए, जो आज इंदौर के लोगों को शायद नहीं मालूम है कि इंदौर का भी प्रसिद्ध घराना था, इंदौर घराना। तो वो म्यूज़िक का घराने को वापस जिंदा करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, या जैसी भी वो है। ग्वालियर घराना था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है, तो मैं पंडित भीमसेन जोशी जी से मैं मिला, उनका इंटरव्यू किया, उनके साथ कंसर्ट की। और मेरे मित्र हैं गुंदेचा बंधु, उनमें से एक का निधन हो गया कुछ दिन पहले। तो उनके साथ बैठ के तो मुझे ऐसा, मैंने ये निश्चित है कि स्कूल के ज़माने में हर घर में से बच्चों को जो संस्कार देने की पद्धत थी, तो मेरी माताजी ने मेरे को तबला सीखने के लिए भेजा था। तो मैं तबला बजाता था, मेरे खरगोनकर साहब मेरे गुरु थे, पर वो मैं ज़्यादा आगे चल नहीं पाया, मैंने उसको छोड़ दिया मैंने। तो पर सर, आप इतना संगीत आपने सुना है, तो कुछ आप गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? तो बहुत नहीं सकता, क्योंकि मैं म्यूज़िक का वो नहीं हूँ, मतलब मेरा गला भी वैसा नहीं है, और वो गुनगुनाने की बात नहीं। लेकिन ये बात सही है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसको समझ में आया, या जिसके प्रति जिसको सुनने के प्रति उसकी ललक होगी, तो एक बहुत आनंददायी है। मैं आज भी, पर कोई ऐसा गीत होगा जो आपको पसंद होगा, कि आप वो सुनना हमेशा पसंद करते होंगे? हाँ, हमेशा पसंद करते हैं। देखिए, भीमसेन जी की जो गाने की जो पद्धति थी, ख्याल गायकी उसको कहते हैं, तो और वो पटियाला घराने के माने जाते थे वो। तो भीमसेन जी का निधन करीब 10 साल पहले हुआ। तो भीमसेन जी के बहुत सारे गाने और भजन जो हैं मैं आज भी सुनता हूँ, उससे एक थोड़ा मन को शांति भी मिलती है। और चूँकि मेरे को म्यूज़िक का शौक़ है, मतलब गाने का सुनने का शौक़ है, तो मैं बहुत और देखिए, आप बाकी पुराने ज़माने में, अब मैं उसका कोई बहुत अथॉरिटी तो नहीं हूँ संगीत पर, लेकिन यदि आप भारतीय सिनेमा का संगीत देखते हैं,
तब भी आपको पता लगता होगा कि कितने बदलाव आ गए। और लोगों को पुराने संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नए संगीत सुनता नहीं आदमी। तो संगीत के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। मैं सुनता हूँ और मेरे को आर्ट्स में, कल्चर में इंटरेस्ट है। तो जी सर, जिस समय आप खेल जगत की या जो आपकी और पसंदीदा चीज़ें हैं वो जब आप नहीं कर रहे होते, तो खाली समय में आप अपनी फैमिली के साथ में कैसे समय बिताना पसंद करते हैं? नहीं, हम लोग मतलब समय तो मेरे पास खाली रहता नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। मेरा एक निजी ग्रंथालय है, मतलब लाइब्रेरी है, कई लोगों की रहती है, मेरी भी है। और मैं पढ़ना पसंद करता हूँ बहुत से समय के साथ में पढ़ना। इतने सारे कार्यों के बीच में आप हैं, तो कैसे परिवार और इन सब कामों के बीच में आप समन्वय बना पाते? मैं बनाती है तो ये मतलब इसको अच्छा नहीं कह सकते हैं अपन, लेकिन पिछले दिनों जो कोरोना हुआ उसके कारण घरों में रहना पड़ा लोगों को, तो उस समय एक समय की बात। लेकिन हम लोग अक्सर परिवार के साथ हम कान्हा, बांधवगढ़ या अलग अलग नेचुरल पार्क्स में, राष्ट्रीय जिसको पार्क कहते हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में जाना पसंद करते हैं। तो उस समय चूँकि वहाँ पर रेंज, तो सर वो एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि आपका जो बाघ प्रेम है वो भी बहुत है। और के बाघ बचाना जरूरी है, और उसके कारण कई वर्षों से मैं उस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश शासन ने मेरे को पन्ना की टाइगर कमेटी पर अपॉइंट किया था 2008 में, उसके कारण भी बहुत सीखने को मिला। अब पन्ना एक बहुत अच्छा टाइगर पार्क बन के उभर के आया है। आप मानते हैं कि सीखना हमेशा जारी रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए, उसके अलावा जिसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। आदमी को तो सीखते ही रहना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है, मुझे नहीं तो ध्यान में नहीं आता है, कि जो किसी मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में वो कहता है कि मेरे को सब मालूम है, मैं आई एम द लास्ट पर्सन, आई एम द लास्ट वर्ड, आई एम लास्ट अथॉरिटी। ऐसा नहीं होता है। सीखने की प्रवृत्ति तो होना भी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, मैं कोई नई किताब पढ़ता हूँ, मेरे को अच्छा ये मालूम नहीं था मेरे को, या कोई नई जानकारी मिलती थी और इसके पीछे आप जाओ। अब हम एक तितली का बटरफ्लाई पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिरपुर पर। तो मैं पिछले कुछ दिनों से तितलियों के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो जितना मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ उतना मेरे को तितलियों के बारे में, और तो ज्ञान तो पहले से है, कोई नई चीज़ नहीं निकल के आ रही, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो ये मैंने देखा है मेरे जीवन में। मैं कई देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय वो करने, कॉन्फ्रेंसेस कवर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और इनके साथ बाहर गया हूँ। तो रियो की समिट में मैं ब्राज़ील गया, तो वहाँ जाके पत्रों को पता लगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे विश्व में कितना काम हो रहा है। तो ये 2012 की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी चीज़ें नहीं देखते जाओगे, पर अब सीमाएं तो रहती है। 24 घंटे में आदमी कितना काम कर सकता है। जी, यहाँ पर ये कहना ज़रूरी होगा कि अगर इंसान के मन में हमेशा सीखने की इच्छा हो, ललक हो, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, हर मंजिल आसान है। और ऐसा ही अभिलाष जी की सोच भी है। इस बार हमने मुलाकात की MPCA के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी से। अगले एपिसोड में किसी और ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक।